हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको परचेज मेथड के जो है 3 क्वेश्चंस कराए हैं और आई थिंक कि अगर वो आप तीनों क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो आपको जो है परचेज मेथड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा एसेट्स की वैल्यू चेंज कर दे या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करे, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी जो होगा इसमें अगर बुक में होगा तो ठीक, नहीं तो कोई और क्वेश्चन मैं लेकर और बता दूंगा। अदरवाइज जो लास्ट डे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट वीडियो में, तो उसके अंदर एक एसेट्स की वैल्यू चेंज करके आपको बताया था, तो एक की जगह अगर 4 एसेट्स भी हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज मैं आपको विलय की प्रकृति का एकीकरण जो है मर्जर मेथड से आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि मेथड चाहे आपका परचेज हो चाहे आपका मर्जर मेथड हो, दोनों की जो कैलकुलेशन होती है उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों के अंदर स्टेप्स कुछ मिलते जुलते हैं, एंट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। काफ़ी सारी एंट्री जो परचेज मेथड में होती है वही मर्जर मेथड में होती है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा। और कैलकुलेशन के अंदर वहाँ पर जो मर्जर मेथड के अंदर जो है और परचेज मेथड में जो था उसमें बड़ा फ़र्क ये है कि परचेज मेथड में जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व से निकालते हैं, जबकि यहाँ पर मर्जर मेथड में जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो जनरल रिजर्व के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा मर्जर मेथड और परचेज मेथड मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग के वीडियोस में भी डिफरेंस बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ कि मर्जर मेथड का मतलब होता है किसी चीज़ को मर्ज करना। दैट मीन्स कि उसको ज्यों का त्यों लेना, मतलब उसमें आप कोई भी एसेट्स कोई भी लायबिलिटी की वैल्यू ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना किसी को छोड़ सकते हैं एसेट्स में से और ना ही लायबिलिटी में से। सिर्फ लायबिलिटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है जिसको अपन अलग से पेमेंट करते हैं वो चेंज होता है, और जनरल रिजर्व क्योंकि प्रॉफिट लॉस के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है, तो इन दोनों आइटम के अलावा शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व के अलावा बाकी सारी लायबिलिटी सारी एसेट्स आपको ज्यों की त्यों लेनी है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है वो जनरेट नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 करके मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, और मर्जर मेथड के भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो करके बता दूंगा। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे परचेज और मर्जर मेथड दोनों बताए गए, तो जहाँ पर परचेज मेथड में जो मैंने कल क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था जिसमें उसने बोला था कि भाई एसेट लायबिलिटी की वैल्यूज़ को चेंज करना है, रिजर्व को आगे लाना है, तो वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ परचेज मेथड के काम आएगी, क्योंकि मर्जर मेथड में ना तो आप एसेट लायबिलिटी को चेंज कर सकते हो और ना ही आप किसी भी तरह से जो है वो एसेट लायबिलिटी को छोड़ने की कोई भी बात कर सकते हो। तो अभी मैंने इसकी जो कैलकुलेशन लिखी है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको अभी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 कंपनीज है, एक तो राम लिमिटेड है एक और रहीम लिमिटेड है। तो राम लिमिटेड जो है वो रहीम लिमिटेड को बिजनेस को जो है वो क्या कर रही है, परचेज कर रही है। और परचेज करते समय नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि राम लिमिटेड रहीम लिमिटेड को 2.5 लाख इक्विटी शेयर देगी अपने। और क्वेश्चन में कई बार शेयर के साथ भी रुपए लिखे होते हैं कि शेयर कितने का दिया गया, और अगर नहीं लिखा है तो बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर की वैल्यू है वही वैल्यू आपको क्वेश्चन में काम में लेनी है। तो इसने 2.5 लाख शेयर दिए हैं राम ने रहीम को। तो अपन ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको पता है, अभी अपन परचेजर की बुक पढ़ रहे हैं, तो ये सब की सब कैलकुलेशन अपन केवल किस में कर रहे हैं, परचेजर में। तो राम लिमिटेड रहीम लिमिटेड को उसके इक्विटी शेयर के लिए 2.5 लाख इक्विटी शेयर दे रहा है, और उसका शेयर का वैल्यू नीचे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट में राम लिमिटेड और रहीम लिमिटेड के इक्विटी शेयर की वैल्यू दी हुई है, जो कि कितनी होती है इसमें 10 रुपये। तो 2.5 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 25 लाख रुपए के वो उसको दे रहा है इक्विटी शेयर्स। फिर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर वो उसको कह रहा है कि भाई 16,500 प्रेफरेंस शेयर वो देगा उसको पेमेंट में, और होगा वो कितने रुपए का, 100 रुपये का एक। तो 16,500 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 16,500 इंटू 100 यानी कि 16,50,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स वो दे रहा है। और अगर इन दोनों को जोड़े 25 लाख और 16,50,000 को, तो आपकी जो टोटल है वो कितनी आ रही है, 41,50,000। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन है, चाहे मेथड आपका परचेज हो चाहे मेथड आपका मर्जर हो, सब में ये चीज़ आपके इसमें जो है वो क्या आएगी, काम। अब उसके बाद अगर यहाँ पर परचेज मेथड होता तो परचेज मेथड में हम ये करते कि जो पीसी की कैलकुलेशन के बाद अगला स्टेप होता है वो नेट एसेट्स, यानी हमने जो एसेट ली है उसमें से जो लायबिलिटी ली है उसको डिडक्ट करिए, उसका डिफरेंस करिए, और फिर ये कंपैरिजन करिए कि पीसी और नेट एसेट्स में से क्या ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। अगर पीसी ज़्यादा है
तो नुकसान होगा, क्योंकि मिला कम है दिया ज़्यादा है तो वो गुडविल कहलाता है। और अगर रिवर्स हो जाए कि नेट एसेट ज़्यादा और पीसी कम, इसका मतलब कि मिला ज़्यादा और दिया कम है, तो वो आपका फ़ायदा जो है वो क्या नाम से जाना जाता है, कैपिटल रिजर्व। लेकिन मर्जर मेथड में जो फ़ायदा नुकसान होगा वो थोड़ा ईजी कैलकुलेट होगा। आपको मैं बताऊँ कि वास्तव में मर्जर मेथड की कैलकुलेशन एंट्रीज बैलेंस शीट कंपेरेटिवली परचेज मेथड से ज़्यादा ईजी है, और उसके अंदर सारी कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी कम ही रहती है। तो सेकंड स्टेप इसका होगा मर्जर मेथड में कि आप इसको जनरल रिजर्व से ये पता लगाएं कि इसको इस प्रोसेस के अंदर खरीदने में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हम चेक करते हैं। इसका तरीका ये है कि रहीम के इक्विटी शेयर जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 20 लाख के, उसके प्रेफरेंस शेयर जो बैलेंस शीट में दी हुई है 15 लाख रुपए, और उसका जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8 लाख। तो ये सारी चीज़ें जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो हम लिख देते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि भाई उसको देना कितना है। तो ये हो जाएगा कि भाई टोटल ड्यू के भी कुल मिला के आपको उसको कितना पेमेंट करना है, 43 लाख। और आपने परचेज कंसिडरेशन जो यहाँ निकाला, जो आप उसको दे रहे हो वो कितना है, 41,50,000। तो 43 में से 41,50 घटाएंगे तो इसका मतलब अपन को फ़ायदा हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमको इस प्रोसेस में फ़ायदा हो, मतलब कि आंसर हमारा प्लस में आए, तो जनरल रिजर्व जो है वो क्रेडिट होगा। और अगर आंसर हमारा माइनस में आ जाए, तो यानी कि नुकसान हो रहा है, तो जनरल रिजर्व को अपन क्या करेंगे, डेबिट। इसके बाद जनरल एंट्रीज़ होगी, और जनरल एंट्रीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी वैसे की वैसे ही होगी जो परचेज मेथड में है। एक्सेप्शन ऑफ मोस्टली जो मेन चेंजेस है वो सेकंड एंट्री में है, जहाँ पर कि आप केवल एसेट लायबिलिटी लेते थे, रिजर्व प्रॉफिट लॉस नहीं लेते थे, जबकि मर्जर मेथड में वो सारे आपको वो भी क्या करने हैं, लेने पड़ेंगे। तो मैं एक बार एंट्रीज जो है वो सारी नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद वो सारी एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करके, और आज मैं इसमें मर्जर मेथड में एक बार फिर से आपको बैलेंस शीट बनाना भी बता दूंगा, तो जिससे कि परचेज मेथड हो चाहे मर्जर मेथड हो, उसकी बैलेंस शीट बनाने में आपको थोड़ी फैसिलिटी रहे। तो देखिए, एक बार जनरल एंट्रीज मैंने सारी यहाँ पे नोट कर दी है, तो एक बार मैं आपको एंट्रीज सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंट्रीज देखिए कि सारी नियरली एंट्रीज जो है वो आपके परचेज मेथड में और इस मेथड में दोनों में सेम ही है। मैंने जैसा आपको बोला कि मेन अगर माना जाए तो आपकी जो ये सेकंड एंट्री है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन वाली, तो ये एंट्री ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंस जनरेट करती है। अदरवाइज आपकी फर्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री जो है वो तो एग्जैक्टली सेम रहती है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंट्री। और कई बार इसके अलावा भी कोई एंट्री होती है एक आध, तो उसमें थोड़ा बहुत गैप आ सकता है। अदरवाइज जो आपका मेजर एंट्रीज है, 4 एंट्री जो लगभग सारे क्वेश्चंस में है, उसमें से 4 में से 3 एंट्री तो एज इट इज़ रहेगी परचेज मेथड से, और ये सेकंड एंट्री भी रहेगी तो वही, लेकिन उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स आपको लेने पड़ेंगे जो आप परचेज मेथड में नहीं लेते हो। तो पहली एंट्री पीसी ड्यू की वो एंट्री है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, तो वो का हुआ बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ रहीम। और पीसी ड्यू की एंट्री है तो ऑब्वियस इसमें अमाउंट भी जो है वो किस चीज़ का आएगा, पीसी का। तो पीसी का अमाउंट हमारा कितना है, 41,50,000। सेकेंड एंट्री है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन। तो एसेट्स और लायबिलिटी ये क्वेश्चन जो है परचेज मेथड से भी बोला गया है करने का, लेकिन इस क्वेश्चन को इजी रखा है इन्होंने, और किसी भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करने की बात कही नहीं। अगर वो बोलते कि भाई एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती, लेकिन क्योंकि हम मर्जर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो मर्जर मेथड में दी हुई इन्फॉर्मेशन भी कुछ काम नहीं आती। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को 3 साल रखना जरूरी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है भी एक रिजर्व जो है वैधानिक संचय, स्टैट्यूटरी रिजर्व वैधानिक संचय को आप 3 साल तक रखना चाहते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन भी पर्टिकुलर परचेज मेथड के ही काम आएगी, क्योंकि मर्जर मेथड में तो हम सारे रिजर्व सरप्लस वैसे ही आगे ले आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जब दोनों मेथड से क्वेश्चन को करना होता है, तो आपको दोनों मेथड की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो किस में क्या काम में लेना है या आपको ध्यान रखना है, या आप यूँ ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी अल्ट्रेशन की बात कहे कि एसेट को बदलना है, लायबिलिटी को बदलना है, रिजर्व्स को जो है वो लेना है नहीं लेना है, जो भी, तो वो सब परचेज मेथड के लिए होगा, क्योंकि मर्जर मेथड के लिए कोई भी अल्ट्रेशन जो है वो अलाउ ही नहीं है, कुछ भी उसके अंदर जो है वो चेंज करने की परमिशन होती ही नहीं। अब रही बात यहाँ पर एंट्री करने की, तो क्योंकि यहाँ पर एसेट लायबिलिटी जो रहीम लिमिटेड की है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पहले भी मैंने बताया कि अपन एंट्री ये सब कुछ कर रहे हैं किसमें, राम लिमिटेड की बुक में, लेकिन हमको जो डेटा लेना है वो सारा रहीम यानी कि वेंडर का लेना है, जिसको वेंडर या ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, हस्तांतरक। तो हम उसको खरीद रहे हैं, तो हम सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसी का लेंगे,
ठीक है, जिसको हम खरीद रहे हैं उसको। हमारी बुक्स के अंदर तो जो है वो हमारी खुद की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसके साथ कोई डील ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको खरीद रहे हैं। इसलिए खरीदने वाले व्यक्ति से जो हम ले रहे हैं, मतलब जिसको अपन विक्रेता कहेंगे, केवल उसी का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। तो उसकी फिक्स एसेट दी हुई है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख दी, करंट एसेट लिख दी। और लायबिलिटी साइड शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी में मैंने कहा कि मर्जर मेथड में सिर्फ 3 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इक्विटी, प्रेफरेंस और जनरल रिजर्व। इक्विटी प्रेफरेंस को तो आप अलग से इक्विटी प्रेफरेंस दे रहे हो तो वो तो इस एंट्री में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको आप पेमेंट करोगे उसकी एंट्री अलग होती है। तो बाकी जो जनरल रिजर्व से स्टार्ट करते हुए फिर बाकी चीज़ों को आपको लिखना है। तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है आपको 8 लाख रुपीज़, लेकिन अपन को यहाँ पे जनरल रिजर्व वर्किंग नोट से बदला, 8 लाख से बदलकर वो घटकर अब कितना रह गया, 1.5 लाख। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 1.5। और जनरल रिजर्व के नीचे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टेचुटरी रिजर्व है, P&L है, डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी है, तो वो सारा जैसे है वैसे के वैसे लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और सारे जब एसेट लायबिलिटी आप लिख देते हो तो उसके बाद लास्ट में जैसे परचेज मेथड में लिखते थे टू बिजनेस परचेज के नाम से 41,50,000 जो फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने लिखा होता है डेबिट, उसी को यहाँ क्रेडिट करके इस एंट्री को अपन क्या करते हैं, कंप्लीट। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है वो सेम टू सेम होती है, उसमें 1% का भी चेंज नहीं परचेज मेथड के अंदर, कि पहले तो आप लिक्विडेटर जो है उसका नाम लिखेंगे, उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, उसको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, और ये दोनों जो आपने दिए हैं वो ऑलरेडी आपके पास पीसी की कैलकुलेशन में होते हैं, 25 लाख और 16.5 लाख। तो वो दोनों जो दिए वो लिख दो। और लास्ट पार्ट इसका है कि भाई डिवेंचर जो था उसके बदले अपना डिवेंचर देंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई उसका डिवेंचर है तो वो उसका डिवेंचर होल्डर ही रह जाएगा। अब लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारा डिवेंचर बदले, तो हम उसके डिवेंचर के बदले अपने डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर ऑफ रहीम टू डिवेंचर, और इसका अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3 लाख, तो उसको 3 लाख रुपए को अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जनरल एंट्री है। और 15 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि 1 यूनिट का एक ही लेसन है, उस लिहाज से अगर देखा जाए, और अगर आप अच्छे से थोड़ा इसको समझो तो कोई इशू नहीं आएगा, आराम से आप ये सारी चीज़ें जो है वो टैकल कर सकते हो, देख सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको एक बैलेंस शीट बना के भी बता देता हूँ कि जो मर्जर मेथड में तो आपके काम आएगी आएगी, और साथ साथ परचेज मेथड में भी वो आपके यूज़फुल रहने वाली है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी बता देता हूँ आपको मर्जर मेथड की, कि वो किस तरह से बनती है, और उसको अपन साथ साथ डिस्कशन करते हुए ही बनाएंगे, जिससे आप उसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो देखिए अब फाइनल इसका जो है बैलेंस शीट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बैलेंस शीट जो बनेगी, जिसके अंदर पहले आपका ये जो नया वाला फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट, यही आपको काम में लेना है। तो जिसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। इसका पहला जो हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो लायबिलिटी के अंदर पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। तो ये एटलीस्ट बड़े बड़े हेड्स जरूर आप लिखें, जैसे कि आपको ये बैलेंस शीट याद भी हो जाए। और एक बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि सारे लेसन्स में, सिवाय जो मैंने लास्ट 3 लेसन्स कराए थे, उसके अलावा लगभग सारे लेसन्स में यही बैलेंस शीट इस साल और अगले साल भी आपके काम आएगी। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास बुक में सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए ध्यान क्या रखना है, परचेज मेथड हो या मर्जर मेथड हो, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, कि जो परचेजर है उसकी बैलेंस शीट तो आपको हूबहू काम में लेनी ही लेनी है, और जो एंट्रीज में आपने जो लिखा है वो आपको इसमें साथ साथ मिक्स करना है, ना कि बैलेंस शीट को देख कर। बैलेंस शीट को देखने से आपको कन्फ्यूजन जनरेट होगा और कुछ भी नहीं। जैसे कि राम लिमिटेड के खुद के प्रेफरेंस शेयर पे डॉट लगा हुआ है, और रहीम के प्रेफरेंस शेयर में 15 लाख लिखा है, लेकिन रहीम के प्रेफरेंस शेयर हमको बैलेंस शीट वाले नहीं लिखना है, बल्कि हमने जो एंट्रीज में लिखा है, तो हमने पीसी की एंट्री में थर्ड एंट्री में लिखा था कि रहीम को हमने कितने शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर 1650, तो वो 16,50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर आपको लिखना है। तो बस ये चीज़ आप नोटिस में रखिए कि राम की पूरी बैलेंस शीट और एंट्रीज जो राम ने की है उसको मिलाकर आपको बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद अगला वर्ड है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर राम के खुद के जो है 60 लाख रुपए के, वो तो है ही है, वो तो कहीं गए नहीं। और रहीम के बैलेंस शीट में दिख रहे हैं शेयर 20 लाख, बट हमने उसको जो शेयर दिए हैं वो कितने दिए हैं, 25 लाख। तो आपको इस 25 लाख से मतलब है ना कि 20, तो ये आ गया। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, चाहे परचेज मेथड हो चाहे मर्जर मेथड हो, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट का। फिर अगला हेड होता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी का, ठीक है।
तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व। हमारा जनरल रिजर्व जो है 40 लाख रुपए, वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो है ही है, उसका तो कुछ करना ही नहीं। और अब रही बात कि एंट्री में हमने जो जनरल रिजर्व रहीम का था बैलेंस शीट में तो वो 8 लाख दिखा रहा है, पर हमने वो बैलेंस शीट वाला जो है वो ना लेकर एंट्री में 1.5 लाख लिया है, तो अपन को यहाँ पर 1.5 लाख ही लिखना है। तो इसकी टोटल जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 41,50,000। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व है 4 लाख और हमने उससे 1.5 लाख रुपए का रिजर्व पूरा लिया है, तो इसलिए इसकी जोड़ जो है पूरी 5.5 होगी। फिर है P&L, तो मर्जर मेथड में हमने P&L जो है हमारा 7 लाख है वो तो है ही, और उससे भी P&L 4 लाख रुपए पूरे लिए हैं, तो 4 और 7 11। और अगर बाई चांस यहाँ पे मेथड परचेज होता तो परचेज मेथड में ये डिफरेंस जनरेट होता है कि परचेज मेथड के अंदर आप जनरल रिजर्व P&L स्टैट्यूटरी रिजर्व लेते ही नहीं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ किसके आते, केवल राम लिमिटेड के ही ये सारी चीज़ों को अपन लिखते। उसके बाद और कोई रिजर्व तो जनरेट हुआ नहीं इसमें, गुडविल कैपिटल रिजर्व आदि, ठीक है। तो लायबिलिटी का दूसरा हिस्सा वो कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएंगे आपके 8% डिबेंचर, और 8% डिबेंचर में हमारे खुद के डिबेंचर तो थे ही नहीं, और सिर्फ हमने उससे ही डिबेंचर जो थे उसके डिबेंचर के बदले हमने नए डिबेंचर इशू किए हैं 3 लाख के। और उसके बाद लायबिलिटी का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है करंट लायबिलिटी, और जिसके अंदर करंट लायबिलिटी का ही खुद का नाम लिखा हुआ है। तो हमारी करंट लायबिलिटी है वो तो 3 लाख, और उसकी करंट लायबिलिटी थी वो भी 3 लाख, तो यानी कि ये मिला के टोटल इसकी जो है वो आपकी कितनी होगी 6 लाख। तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई, ये हो गई लायबिलिटी। और इसी को कंटिन्यू करना है, ऐसे ही अलग अलग मैंने वो जगह नहीं इसलिए अलग अलग बनाया, ऐसे नहीं कि एसेट्स इधर लायबिलिटी इधर, इसी को कंटिन्यू करना है एसेट साइड में। और एसेट साइड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो एसेट साइड है वो बहुत ही शॉर्ट में है, तो मैं वो एसेट साइड जो है एसेट्स के अंदर पहला हेड होता है आपका नॉन करंट एसेट्स, पहला हिस्सा। तो नॉन करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास एक ही पॉइंट है फिक्स एसेट्स, जो हमारी थी 1 करोड़, और उससे हमने जो फिक्स एसेट ली है वो है 40 लाख की। तो इसका मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की हमारी फिक्स एसेट्स हो गई। एंड सेकंड देन इसके बाद है आपकी करंट एसेट, जिसमें आइटम का नाम भी करंट एसेट्स है, तो हमारी करंट एसेट्स है 14 लाख और उसकी करंट एसेट्स है 14,50,000, तो यानी कि 28,50,000 रुपये ये आ गई। और एसेट्स की जो टोटल होगी, इसका मतलब बस खाली यही अगर आइटम है तो इसकी टोटल जो है वो हो जाएगी आपके 1,68,50,000, जो बुक में दी हुई भी है 1,68,50,000। और वैसे कि वैसे इधर की जोड़ भी जो होगी वो आपके 1,68,50,000, 1,68,50,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं एस लायबिलिटी साइड को भी चेक कर देता हूँ, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं रह जाए। तो 16,50,000 प्लस 85 लाख प्लस 41,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 11 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख। ठीक है, तो 1,68,50,000 एक्यूरेट आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन के कंपेयर, मतलब जैसे अगर आपने कंप्लीट करने के बाद आराम से आपको मर्जर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और वीडियोस को जो है आप अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप बता सकते हैं। थैंक यू।